चलिए भाई बस। बच्चा आप लोग बातें कर रहे हो, देखो टॉपिक मुझे स्टार्ट करने नहीं दे रहे, मतलब मैं कर नहीं पा रहा है ना। तो बहुत ध्यान से अब इसको देखेंगे, बिना बात करे मेरी बातों को सुनेंगे सभी। जगह तो आगे भी होती है, पीछे क्यों भागती है? पीछे आराम है। इधर देखेंगे सभी। एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। बस भाई अब बातें नहीं प्लीज, है ना। इधर देखेंगे सभी। जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ रेजोनेंस को, तो मैं एक एग्जांपल जरूर देता हूँ। आप बताइए, मान लीजिए मुझे फीवर हो जाए और तुम्हें शक हो, पागल बना रहा है, तो आप कैसे चेक कर पाओगे फीवर को? आप टच करोगे, आपको पता लग जाएगा भाई बॉडी वार्म हो रही है नहीं हो रही है ना। बॉडी अगर मेरी उबल रही हो, मतलब गर्म हो रही हो, तो आप समझ जाओगे हाँ जी फीवर है। लेकिन मैं बोल दूं मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब तो नहीं बता पा, तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा। और सबसे बेस्ट जो पेटेंट है छोटे बच्चों को उस पर्टिकुलर दर्द पे, जिसका नाम है पेट का दर्द। ठीक है, छोटे बच्चों को स्कूल ना जाना हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उनके लिए क्या है? पेट का दर्द। ना तो घर वाले कुछ कह सकते, पकड़ ही नहीं सकते, ना ही टीचर कुछ, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी नॉर्मल दवाई देके उसको बहका के भेजेगा ही। ठीक है ना, तो पेट का दर्द इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। ऐसी रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। कैसा है? हाइपोथेटिकल, जो रियल पैरामीटर को एक्सप्लेन करता है। तो कोई मुझसे पूछता है कि रेजोनेंस की रियल डेफिनेशन बता दो, तो मुझे इस बात को कहने के लिए दो टर्म्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहला डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते भी हो। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, एक एटम से दूसरे एटम पर जाना। दूसरा, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना और प्रोग्राम which explain which explain, कौन सा इफेक्ट? which explain real parameter, which explains real parameter, right? तो बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूं resonance is nothing but delocalization of pi electron. It is a hypothetical phenomena which explain real parameter. बोलो गेम समझ में आ गया? चलो सर समझ में आ गया सर, बहुत बेसिक है सर। अच्छा, तो एक बात पूछता हूं आपसे, सुनो। आपने जब भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स देखे होंगे, तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स में बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसका केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है, ओनली वन स्ट्रक्चर इज देयर, और ढंग से बोले तो ओनली वन लिव स्ट्रक्चर इज देयर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH4, आपने तो पढ़ा ही होगा, ये C है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये एक H है। अगर मैंने इसका लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो डॉट लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें, डॉट थोड़ी सी मुश्किल से दिखती हैं इसमें। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और सॉरी लीव स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप ऐसे ही तो बनाते थे, दो दो इलेक्ट्रॉन को ले लेते थे यहाँ। कैसा नो बात नहीं भाई। और कार्बन के केस में क्या काम करोगे? कार्बन के केस में सभी को ले लोगे। क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? आंसर इज बिग नो, नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हमारे पास जिनके पास एक से ज्यादा लीव स्ट्रक्चर है, मोर देन वन लीव स्ट्रक्चर। तो यहां पर इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। सर कैसे? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्त? नेगेटिव। ये काम कर लेते हैं, इसको और कैसे लिख सकता था मैं? सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और भी लिखने का तरीका ऐसा हो सकता था। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, सॉरी डिफरेंट स्ट्रक्चर है बेटा जी। इन तीनों को हम लोग जो बोलते हैं उस कैटेगरी का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी समझाऊंगा बेटा जी, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं ये प्रॉमिस आप लोगों को दिला देता हूं, इससे एक 4 नंबर का सवाल जेईई और नीट में तय है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब रेजोनेंस से सवाल ना आए। सर जीओसी में किस किस से सवाल आता है? आईयूपीएससी से सवाल आ जाता है, आइसोमेरिज्म से कम बनता है। पिछले 3-4-5 सालों से आइसोमेरिज्म से सवाल ही नहीं है, इसलिए कुछ टीचर्स इसको पढ़ाना भी बंद कर दिया, मतलब बहुत कम पढ़ाते हैं, बस बेसिक बेसिक पढ़ा के खत्म करते हैं, ठीक है। हमारी तरह उस पर 8 लेक्चर 9 लेक्चर नहीं कराते, ठीक है ना। हम तो ये सोचते हैं क्या पता समय विपरीत हुआ, आ गया सवाल। लेकिन कम से कम 5-6 सालों से ये सवाल नहीं देखा जा रहा आइसोमेरिज्म पर। आईयूपीएससी से सवाल देख लेते हैं, और जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इफेक्ट्स पर, इन पे तो भर भर के सवाल है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से इन सवालों को देखना। वो पूछेगा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो पूछेगा इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो पूछेगा अरेंज कर दो इनको स्टेबिलिटी में, वो पूछेगा रेजोनेंस एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर दो, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो मेनी थिंग्स आर देयर, इसलिए बहुत ध्यान से अपने कानों को खोलकर आप लोग बैठे। आज नॉर्मल क्लास नहीं है बेटा, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास को आप लोग कम से कम 50 से 60% सीख के जाएं यहाँ से, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी भैया इस टॉपिक में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अपना धीरे धीरे पढ़ेंगे, 100% समझा दूंगा, टेंशन नहीं है किसी बात की। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसकी ना एक कॉन्जुगेशन कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूँ, आप जानते भी हो, आई थिंक पढ़ाई है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अगर ये आ जाता है तो ये कॉन्जुगेशन कंडीशन है। तो कैसे चलता है सर, ये आगे मूव कर जाएगा और ये अपने से आगे वाले पे मूव कर जाएगा, तो निश्चित है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए वो प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए वो माइनस। तो यहाँ और यहाँ का चार्ज तो हमें पता लग गया कि अगर इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पर भैया प्लस इसने दिए, यहाँ पर माइनस इसने लिए, और ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाना है बेटा, इधर। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं 2 मिनट लूंगा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताने में, ठीक है ना। जब किसी भी चीज़ का बेसिक पता लग जाए ना तो पढ़ने का मजा अलग है बेटा जी, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सभी। सी एक्चुअल में ना रुकता यहाँ भी नहीं है, इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक स्ट्रक्चर जो हाइपोथेटिकल नहीं होता, वो रियल स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो रियल स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से डॉटेड 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 डॉटेड, यहाँ ये पॉजिटिव बन जाता है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव बन जाता है डेल्टा नेगेटिव। मैं आपको समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पहले यहाँ डबल बॉन्ड था 1 और 2 कार्बन पर, और 3 और 4 कार्बन पर, लेकिन नेक्स्ट वाले में बेटा 2 और 3 पे भी आ गया। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो सब पे ही आ गया ना धीरे धीरे, यस और नो। तो इसलिए इसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो पढ़ते पढ़ाते मैंने ऐसे बना दिया होगा गोला। तो गोले का मतलब क्या, एक्चुअल में होते तो 3 है, लेकिन ये घूम रहे होते हैं। घूम रहे होते तो ऐसा मानो जैसे 6 के 6 कार्बन पर ही रेजोनेंस हो रहा हो। शब्द आ रहे समझ में? अब बहुत ध्यान से देख बेटा, आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश कर। ये डेटा क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर है बेटा जी आप लोगों को। मैंने आपसे पूछा इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, जीवन में जब पहली बार ये आपस में मिले होंगे तो कैसे होंगे सर। यहाँ एक ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ एक ऑर्बिटल रहा होगा, यहाँ एक ऑर्बिटल रहा होगा पी का, और यहाँ एक ऑर्बिटल रहा होगा पी का। और हम लोग जान पा रहे हैं कि जो बॉन्डिंग है वो इनके बीच में है, पाई बॉन्ड। जैसा नो आप देख लो भाई, जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, पैरेलल से। और जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे। तो भाई साहब यहाँ पे पी बॉन्ड ऐसे, ये पाई ऐसे, और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा ऐसे लौट रहे होंगे। तो उनके बारे में तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। यहाँ बॉन्डिंग बहुत बढ़िया चल रही थी, घर परिवार बढ़िया चल रहा था, है ना। अचानक से क्या हुआ, इसको कुछ कुछ हो गया। और कुछ कुछ किसके चक्कर में हुआ, इसके चक्कर में। घर की मुर्गी दाल बराबर सुना होगा आप लोगों ने। अब इसको लगा चलो थोड़ा बाहर भी ट्राई किया जाए, तो बाहर ट्राई करने के लिए जा रहा है। अब इसकी नीयत खराब होने की वजह से ना ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होने लगता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होने लगता है। अब बॉन्ड कब बनेगा, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, मानोगे ना। बॉन्ड तब बनेगा जब ये नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव कर दे, या किसी भी तरीके से यहाँ पॉजिटिव आए। और यहाँ पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। जैसे इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आया, बीच में बॉन्ड बनने के लिए तैयार है। और ये क्या कहता है, ये कहता है भाई तू एक काम कर, ले जा इलेक्ट्रॉन्स को ले जा। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर पॉजिटिव, इसने इसके इलेक्ट्रॉन छीने नेगेटिव,
और बीच में क्या बन गया बेटा जी, डबल बॉन्ड। देखिए यही तो हुआ था स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और क्या हुआ था, यही तो हुआ था। लेकिन ये कोई पेपर में नहीं पूछेगा, ये कोई पेपर में नहीं पूछेगा। पेपर में तो वही सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो सभी। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को बिफोर रेजोनेंस, बिफोर रज्जो, हमें बात पता लगती है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर हो जाती है किसके, कार्बन 3 और कार्बन 4 के, जो कि छोटी है कार्बन 2 के, कार्बन 3 के। डबल बॉन्ड छोटा होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से। लेकिन आफ्टर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस क्या पता लगा, आफ्टर रेजोनेंस जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मुझे मिला वो ये मिला, कार्बन 1 और कार्बन 2 की बॉन्ड लेंथ बराबर मिली कार्बन 2 और कार्बन 3 से, जो कि बराबर मिली कार्बन 3 और कार्बन 4 से। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इट इज बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस पूरे डेटा से आप क्या सीख रहे हो, मैं तो इतना सीख रहा हूं कि रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाना ही क्या है बेटा, रेजोनेंस है। दूसरा, रेजोनेंस के अंदर दो टाइप हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का और दूसरा हाइब्रिड का। हाइब्रिड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते वैसे तो, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछेंगे तो मान लो 5 बना बेटा जी, क्या जैसे बेंजीन वाले केस में 5 तो बन गए क्या बेटा जी आप लोगों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक बन जाता है वो हाइब्रिड वाला, तो 6 दिखाई देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट रियल, रियल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड। हाइब्रिड पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक इमेज है बेसिकली, है ना, एक पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एक बेसिक इमेज है कि हाँ ये इस तरीके से चला होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब पहली बार ये जीवन में आए तो कैसे पता लगा, बॉन्ड लेंथ के आधार पर ही, कि सर इनिशियली तो हमें लगा ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली चेक किया तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम मिली या थोड़ी सी सिंगल बॉन्ड की तरफ मिली, क्योंकि हमें पता लगा इट इज नॉट ए कंप्लीट डबल बॉन्ड, इट इज ए पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसा डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शली। कृपया करके नोट करें स्पीड में, नोट इट डाउन मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड में इसको नोट करेंगे सभी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, बेहद इंपॉर्टेंट, अतिशय इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के टॉपिक में जो बालक एब्सेंट रहेगा उसको कष्ट होगा भाई, शुद्ध भाषा में कह रहा हूं, उसको कष्ट होगा। आगे बढ़े बेटा जी। इसमें लिखने जैसा कुछ था नहीं वैसे, असली लिखाई है वो आगे है। मैं आपको दिखा देता हूं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आपने नोट कर लिया हो तो आगे मैं बता देता हूं। सुंदर सुंदर चीजें पढ़ेंगे, ऐसी चीजें कि जब ये नोट्स आप अपनी क्लास में खोलकर बैठेंगे तो आपसे बच्चे पूछेंगे मैडम मारेगी कि हमारी मैडम मारेगी कहाँ। हमारे स्कूल में तो मजे लेने लगे हैं। ऐसे हर स्कूल की यही कहानी है, और अच्छी बात है कि अगर स्कूल ही पढ़ाने लगा तो नहीं समझ में आया तुम लोगों को, आगे समझ में, गुड वेरी गुड। तभी स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नाइस, वो बहुत अच्छा एफर्ट्स करते हैं। चलो भाई आगे चलें, हैं रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए तो तारीफ कर रहा हूँ, हैं इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, A to Z बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स वाले टीचर होते हैं। बस 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 बेटे, अब बात कर देते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, बस रेजोनेंस की कंडीशन देख लो बेटा। दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है, सुन ले, एक पेज थोड़ा ज्यादा बच रहा था तो इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, और कुछ नहीं। सी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में पहली जो कंडीशन है उसका नाम है कॉन्जुगेशन। कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कंजुगेशन। और कंपाउंड के अंदर दूसरी कंडीशन है प्लेनरिटी होनी चाहिए।
प्लेनरिटी जानते हो? हाँ, ग्रुप और एटम, मस्ट, एटम लिखना चाहिए, मस्ट हैव सेम प्लेन। इसी को कहीं कहीं ना कोप्लेनर लिख दिया गया है। ठीक है, अपनी अपनी भावना है सबकी, ठीक है। सी, कोप्लेनर सबसे मैं थोड़ा सा बचता हूं क्योंकि हाइड्रोजन का प्लेन बदल जाता है। तो कोप्लेनर का मतलब है बिल्कुल 100% एक ही जैसे प्लेन में, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्लेन कटने से वैल्यू तो सेम आ जाती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लेन में चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोप्लेनर से बचता हूँ। कॉन्जुगेशन तो आप लोग जानते हो, कॉन्जुगेशन की कंडीशन कौन कौन सी है बेटा जी? सबसे पहली कंडीशन है पाई सिग्मा पाई, दूसरी कंडीशन पाई सिग्मा पाई, कौन सा वाला? ये डबल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ये भी पाई, क्यों बेटा जी? इसके बाद पाई सिग्मा लॉन पेयर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। पाई सिग्मा, आप यहाँ वैकेंट ऑर्बिटर बात ना करें, यहाँ बात करें पाई सिग्मा प्लस की, और पांचवी बात करें किसकी बेटा जी? पाई सिग्मा माइनस की, और छठी बात आप लोग कर सकते हो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल की। कौन है ये? फ्री रेडिकल। होता और भी कुछ है, फ्री रेडिकल होता है, समझा दूंगा। जैसे एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ए में बॉन्ड था, तो ये टूट के कैसा हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए रेडिकल, ठीक है बेटा। एक एक बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सी नितांत, अब ध्यान तो सुन बेटा, काम की बात सुन ले, काम की बात सुन बेटा। ये 6 के 6 केसेस हम लोग पढ़ेंगे अभी रेजोनेंस में, और इन पर बेस्ड धुरंधर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, पेपर में कंडीशन लिखनी है, और एक ये लिखना है, एक पॉइंट ये लिखना है, ये सब नहीं लिखना क्योंकि आगे सब लिखवाया हुआ है। देखो आगे हम लोग कॉन्जुगेशन के सारे जो टाइप पढ़े हैं उनके एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन, ये सारा डेटा पढ़ाएंगे, और फिर आपको यहाँ प्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कब रेजोनेंस होता है कब नहीं होता। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा जी, फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे इसके बाद ओके, इसके बाद मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा आपको, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग, या क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद फिर यहाँ सवाल करेंगे हम लोग, और सवाल करेंगे हम लोग, और फिर से सवाल करेंगे हम लोग, और फिर से सवाल करेंगे हम लोग, फिर से सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे, और धुरंधर सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। ये सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ गया? जो भी खेल है वो इनिशियल वाला, उसके बाद फिर क्वेश्चंस है। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो इसको अभी कर लो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें भाई। थोड़ी देर बात कर दूंगा। फर्स्ट पाई है उसमें, अभी बता दूंगा बेटा, टेंशन ना ले, प्रार्थना कुछ रहेगा नहीं, घबरा मत, कुछ भी रहेगा नहीं, टेंशन मत लो। आगे बढ़े, समीक सो गया क्या? चले आगे। आगे बढ़े, बस बहुत नहीं भाई, क्या कला दिखाता रहता है हाथों से उंगलियों से, क्या करता रहता है? चले आगे। अब इसके बाद हम लोगों को कॉन्जुगेशन पढ़ना है बेटा जी, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सभी से। कॉन्जुगेशन में जो पहला कॉन्जुगेशन हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो बेसिकली है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जैसा कि दिखाई दे रहा है। सर ये तो हम लोग पढ़ के भी आए, कैसे? सर इस बॉन्ड को कहाँ पहुंचाना है? आगे। सर आगे क्यों पहुंचाना होता है? देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाना होता है, लेकिन जब दोनों ही एंड सेम हो तो कहीं भी ले जाओ, कोई इशू नहीं है। इसको भी इधर ला सकता था, इसको भी इधर ला सकता था, इसको आगे ले जाऊंगा। तो आपको पता है इसने इलेक्ट्रॉन दिए भाई, 2 कार्बन थे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ माइनस, और बीच में क्या आ जाएगा भाई? जहाँ इलेक्ट्रॉन गए। ऐसा दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे समझो, सुनो,
ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड था भाई, इसने तोड़ा, एक तोड़ा बॉन्ड, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया। जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव डंडा। तभी तो यही बन रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप रिदम को समझें और उसी के अनुसार डेटा को सॉल्व करें। सी तो सर यहाँ डंडा और यहाँ प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। यस, दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ क्या कम करना है, देखो जी, एक ये सिग्मा यहाँ तो नहीं जा सकता, सिग्मा के बाद पाई है, तो ऑब्वियस ये आएगा यहाँ, और ये भाई साहब जाएंगे यहाँ। अब ध्यान से सुन, जो ऊपर गया तो ऑब्वियस है बीच में तो आगे डंडा, और ऊपर गया, ऊपर जाने का मतलब ये बॉन्ड टूटा तो इस वाले कार्बन की सेंस हो रही है, और ये इधर आ रहा है, तो ऑब्वियस है सर यहाँ से जो पिक्चर बनेगी, क्योंकि यहाँ से गया है तो यहाँ पर प्लस। कभी भी बॉन्ड ऐसा नहीं होता कि कार्बनों को कूद कूद के जा रहा है दूसरे कार्बन से, भाई ये बॉन्ड टूटा ना, टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा कौन बेटा जी नेगेटिव, और यहाँ कौन आ जाएगा डंडा। तो दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब ये कहने को तो पाई सिग्मा पाई है, ये भी पाई सिग्मा पाई है, देखो पाई सिग्मा और ये पाई, लेकिन ये वाला पाई किसका है, ट्रिपल बॉन्ड का। अब ये इधर आए या ये इधर जाए, सर बड़ा मुद्दा ये sp है, और ये क्या है, ये sp2 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp, तो कहां मूव करेगा, ये वाला मूव करेगा, डबल जाएगा ट्रिपल पे। तो सुंदर बात है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट बेटा। तो ये जाएगा आगे और ये जाएगा आगे। अब देखो बेसिक अच्छा बच्चा क्या काम करता है, वो डबल बॉन्ड को लिखेगा बाद में, चार्ज को लिखेगा बाद में, वो पहले नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर है ना उसको डिफाइन कर लेगा, ऐसे आराम से कर लिए ना। अब देखो आपने इसको उठा के इधर ले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस, ये ऊपर गया था यहाँ नेगेटिव, हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो जी, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदली, जो जैसा था वैसे ही रहा सारा कुछ, लेकिन बदला तो क्या बदल गया बेटा, डीलोकलाइजेशन बदल गया। क्या बदल गया, डीलोकलाइजेशन बदल गया। यहां जा सर, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये फिर से पाई है ट्रिपल बॉन्ड वाला, आप समझ में आ गया होगा आपको। ये महाराज इधर चले जाएंगे, ये महाराज इधर आ जाएंगे, तो ये पिक्चर कैसी नजर आएगी, कुछ ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा जी प्लस। हाँ या ना, आसान है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा बेटा जी, नाइट्रोजन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। सर आपको तो ये प्रैक्टिस है सर, हमें तो नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, घबराए ना आप। जब आप इसको लिखेंगे ना, तब लिखते हुए इस आंसर को ना देखें, उस समय अपने आप बनाने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। ये ऐसी कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है जो बच्चों को समझ में ना आए, आ जाता है। सी आ जाओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर का देख लेते हैं। सर मूवमेंट हमेशा लॉन पेयर की होगी, कैसे होगी सर, ये महाराज इधर, ये महाराज इधर, तो जो जा रहा है, जिस पर जा रहा है तो ऑब्वियस है उस पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑब्वियस है औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो प्लस। यस सर नो। यहाँ आ जाओ, इस केस में सर लॉन पेयर आगे जाएंगे सर, ये इधर घूम जाएंगे सर, तो ये पिक्चर कैसे घूमेगी सर, ये पिक्चर घूम जाएगी ऐसे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव सर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन, ऑब्वियस है सर दो लॉन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं सर क्या नहीं आ रहे, और भी कुछ होता तो और भी बन जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ आ जाओ, डबल, सिंगल और प्लस चार्ज कैसे करूँ जी सर, अब प्लस की तरफ मूवमेंट होगी सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंस से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसकी तरफ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं रेजोनेटिंग बनाऊंगा तो ऑब्वियस है ये प्लस तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ प्लस इधर आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, इस केस में ये बॉन्ड इधर घूमेगा, पहले स्टेप में जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ से गया ना तो ये वाला कार्बन इन्वॉल्व हुआ प्लस में, ये डबल बॉन्ड ऐसे। दूसरे में और बन सकता है सर, ये इधर घूम जाए सर, ये इधर अगर घूम जाएगा तो ऑब्वियस है ये पिक्चर कैसे नजर आएगी, ऐसे, और ये प्लस कहाँ जाएगा यहाँ। अरे पल्ले पड़ा ही नहीं पड़ा, बस ये एक स्ट्रक्चर बना, ये दो बना, ये तीसरा बना रेजोनेटिंग, जबकि बाकियों में दो दो ही बन रहे थे। शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब इसको पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग नोट करेंगे अगले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। यहाँ आ जाओ, अब ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज ही मूव करेगा ऑब्वियस है। अब इसके पास चॉइस है, मैं यहाँ मूव करूँ या यहाँ मूव करूँ, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, तो आप दोनों तरफ का लगा लें, अगर ए साइड हुआ या बी साइड हुआ। अगर मान ले ए साइड मूव किया तो ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो इस लेफ्ट वाले से तो कोई छेड़खानी हुई नहीं। यहाँ हुआ नेगेटिव, यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ आया डबल बॉन्ड, सही है क्या। लेकिन अगर बी साइड से गया, ये ए साइड थी, ये बी साइड से, तब पिक्चर क्या हो जाएगी सर, तब राइट वाले से कोई छेड़खानी नहीं हुई सर, ये नेगेटिव जैसा है वैसे ही रहा, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड, और ये वाली पिक्चर क्या आ गई इधर, बोलो हाँ या ना में जवाब दो, कुछ तो बोलो। तो यहाँ ए आ गया और यहाँ क्या आ गया जी, बी आ गया। ये पिक्चर क्या है जी, ए, और ये वाली पिक्चर क्या है जी, बी। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी जो बताना होता है वो हमारा अगला काम है, कि दूसरे में से ज्यादा स्टेबल दोनों में से कौन होगा, वो हमारा दूसरा काम है, राइट। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल क्या चीज होती है, ए और बी ने बॉन्ड बनाया आपस में दोस्ती करते हुए, नहीं चली तो भैया टूटा, ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के बाद ऐसा नो भाई, बॉन्ड बने पहले, बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद दोनों अलग हो गए, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग अलग हो गए। तो यहां जब बना तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो, सुन ले, ए और बी के अंदर एक बॉन्ड था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे लिखते हैं इसको, आधा एरो, और इस एरो का जो नाम होता है ना बेटा, इस एरो का नाम होता है फिश हुक एरो। इसी का नाम है रॉबिन्सन एरो। रॉबिन्सन नाम की साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको बताया था। इसी का नाम है, इसी का नाम है रेडिकल एरो, इसी का नाम है रेड एरो। चार बात बोली तेरे टीचर ने, किसी के सामने जाके बोल देना द बॉन्ड इज द क्लीवेज बिकॉज ऑफ द रॉबिन्सन एरो, तो समझेगा कहां पढ़ रहा है भाई ये रॉबिन्सन एरो। रॉबिन्सन एरो का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल की क्लीवेज, और इसको बोलते हैं फिश हुक या हुक, हुक एरो, ठीक है ना। फिश हुक एरो या रॉबिन्सन या रेड एरो या रेडिकल एरो, ठीक है ना, रेडिकल एरो। अब सेंस तो आप समझ गए सर, आसान पढ़ा रहे हो सर, कुछ मुश्किल पढ़ाओ। देखो क्या होगा, यहाँ रेडिकल बना हुआ था, ये डबल बॉन्ड था, अब क्या होगा बेटा देख, यहाँ रेडिकल ऐसे आया, रेडिकल ऐसे जनरेट हुआ, जब ऐसे जनरेट होगा तो ये पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी बता, जब ये रेडिकल बना डबल बॉन्ड बन गया देखते ही, और यहाँ रेडिकल अकेला पड़ गया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए बेटा जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो ईमानदारी से बनाओ, अब इसको टाइम लगेगा 5 मिनट पर बन जाएगा। फर्स्ट वाले में मैंने ये नेगेटिव चार्ज को आगे भेजा और इसको आगे भेजा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, इससे छेड़खानी नहीं की। दूसरे वाले केस में मैंने इसको यहाँ भेजा, इसको आगे भेजा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इसको छेड़खानी नहीं की। कहाँ, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजते ही यहाँ डबल बॉन्ड आया, इसको आगे नहीं भेजेगी, नहीं बेटा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, बॉन्ड का ही तो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो ट्रांसफर है, नहीं। नोट इट डाउन, अपने आप से बनाए भाई, मेरा ऐसा सजेशन है, ये आप लोग अपने आप से बनाएंगे। सर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में फ्री रेडिकल में ब्रेक नहीं हो सकता, हो सकता है, उसका फिर सॉल्वेंट पर इफेक्ट पड़ता है, निकल है ना। कक्षा 11th के अंदर सॉल्वेंट केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आगे बढ़े भाई, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें भाई, पूरी ईमानदारी से देखें भाई, थोड़ी सी गलती काम खत्म। बातें करे बिना बोर्ड की तरफ देखो भाई। अगली बार जाएगा ही नहीं, आगे कहीं नहीं जा सकता, कॉन्जुगेशन ब्रेक है ना, ये हो चुका, ये तो हो चुका ना, यहीं से यही तो आया है बन के, अब क्यों जाने लगा। sp2 से sp की तरफ, क्योंकि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लो से हाई, बस बेटा जी डन। मेरा ऐसा सजेशन होगा आप लोगों को कि आप पहले क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा।
क्या कह रही है? हमारे मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं भाई? जब तक मैं बना लेता हूँ कुछ। बच्चा मेरे काम की बात सुन लो जल्दी से। अच्छा, अगला नोट नहीं किया हुआ अभी? हिस्ट्री पेपर कब है? तुम्हारा सही है यार, है 12th में तो पहले दिन से नॉन अटेंडिंग वाले मूड में आ जाएगी है। आगे बढ़े भाई। देखिए रिजल्ट जो आता है ना वो एग्जाम के थ्रू ही आता है। जिस स्कूल के अंदर रेगुलर पैटर्न होगा ना एग्जाम्स का, उनके अंदर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। किसी भी स्कूल को उठा के देख लो और किसी भी कोचिंग को भी उठा के देख लो, जहाँ रेगुलर लगभग वीकली या 2 वीक में एक टेस्ट हो रहा होगा उसका रिजल्ट मिलना है। कुछ देखोगे आप पढ़े हुए हैं बस, भीड़ भर लिया बस, लास्ट में 5 क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी टेस्ट। कुछ नहीं होता। रेगुलर टेस्ट का शेड्यूल होना चाहिए भाई। कुछ बच्चों को अचीवर बैच से हटा दिया गया है भाई, और कुछ बच्चों को डाल दिया गया है। ठीक है, बस बात है नहीं। मान ले किसी की रैंक आई है जो है 40, और पहले उसकी रैंक थी जो है 25 या पॉइंट पे ही वो था, 25-25 पे, हटा दिया उसको। उसको तो हटाना ही है। हाँ जी भाई साहब, पहली कंडीशन जो थी आपकी कॉन्जुगेशन की पूरी हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास किसकी बेटा जी? वो थी अपने प्लेन की। बस बस बेटा जी, प्लेनरिटी। अब ये क्या चीज़ है इसको समझो। सुनो बच्चा मेरे, ध्यान से सुन ले। ये बेंजीन है, श्लोक इधर सुन ले। ये बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मान ले CH3 और CH3। ठीक है बेटा। और आप लोग एक बात जानते हो बचपन से कि सर यहाँ पर तो लॉन पेयर होते हैं सर नाइट्रोजन के पास, और लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कंपाउंड क्या बनेगा, लेकिन मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि आप लोगों को ये गेम समझ में आना चाहिए। अब ये नेगेटिव एक बार यहां जनरेट होगा, जैसे कि मैं बना देता हूं। ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये नाइट्रोजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल, जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से। अब समझदार को सारा काफी है। फिर यहाँ 1 2 3, फिर घूमेगा नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये घूम के नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये घूम के वहां उसको न्यूट्रल करके दोबारा बना देगा वैसे ही। सही बात है, सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इधर दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं आता इसलिए ध्यान से सुने। ये हो गया जी सर, कॉन्जुगेशन हो रहा, बढ़िया। तो सर नो इश्यू सर। तो ये वाला जो ये वाला जो सेंटर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे। रज्जो इज देयर। अब ध्यान से सुन ले, सुन ले। ये बेंजीन, अब इस बेंजीन के ऊपर यहां जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास जो ये CH3 है और ये CH3 है, इसका लॉन पेयर यहां था, आराम से कॉन्जुगेशन कर रहा था। लेकिन इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर अगर 2 बल्कि ग्रुप आ जाएं ऐसे, समझना भैया भावनाओं को। तो क्या होगा भैया? होगा कुछ नहीं सर। प्लेनरिटी कहती है कि एक डबल बॉन्ड ऐसे, दूसरा सिंगल ऐसे, तीसरा डबल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑन प्लेन होना चाहिए। अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो फिर वो पाई बॉन्ड अपने किसी काम का नहीं है। मतलब देयर इज ए नो कॉन्जुगेशन। आउट ऑफ प्लेन होने पर, उप्स होने पर, उप्स बोले तो आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर होने पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता। अब देखो होता है क्या, देखिए भैया मैं आप लोगों को एक ही बार सिखाऊंगा बेटा, बार बार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि हर किसी बच्चे को डेटा समझ में नहीं आएगा।
इसलिए मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं, क्यों तुम्हारे दिमाग में टेंशन डालूं। और ये हर क्वेश्चन में, हर टुच्चे मुच्चे पेपर में सवाल भी पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। ये डेटा था ऐसे, ये बेंजीन दिखाई दे रही है, इसको भूल जाना जो मैंने हाथ से अभी पकड़ रखे। ये बेंजीन सभी बच्चों को दिखाई दे रही है। और ये रेड वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन है, ठीक है मेरे भाई। इनके बीच में ऑब्वियस है पाई बॉन्ड होंगे बेंजीन के अंदर। तो भाई आप इस लॉन पेयर को बहुत प्यार से दे सकते थे आगे, क्योंकि ऑन प्लेन वाला सौदा है, सब कुछ क्या है ऑन प्लेन है। हाँ या ना में जवाब दो। अरे सब कुछ प्लेन पे है या नहीं है, सब कुछ प्लेन पे है। अब अचानक से क्या हुआ, तुमने ऑर्थो पोजीशन पर यानी कि इन वाली पोजीशन पर लगा दिए बल्कि ग्रुप, ये लो। अब बल्कि ग्रुप महाराज आए और इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इस बेंजीन के इस वाले कार्बन सेंटर को, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला कार्बन सेंटर, नाइट्रोजन सेंटर, इसको आगे ट्विस्ट कर दिया ऐसे। समझ में आएगा किसी बच्चे को, नहीं आएगा? आउट ऑफ द प्लेन, नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया भाई ऑनलाइन वाले बच्चों? अरे समझ में आ रहा? इसको ऐसे दबा के बाहर कर देंगे। ऐसे करने से क्या हो जाएगा सर, जो डबल बॉन्ड है ना उसका प्लेन बिगड़ जाएगा उस वाले लॉन पेयर से जिसके साथ कॉन्जुगेशन होना था। अब कोई कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको भगा देगा। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको ऐसे पहुंचा देगा, ये आगे आ जाएंगे क्योंकि बल्कि ग्रुप है, और इसको पीछे पहुंचा देंगे। अरे पल्ले पड़ रहा है मेरे भाई। तो इसका मतलब देयर इज नो कंजुगेशन एसएच विद द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, विद द लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन देयर इज नो कंजुगेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये बेसिक डेटा समझ में आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द बल्किनेस ऑफ दिस ग्रुप। इस इफेक्ट का नाम आगे चल के पढ़ेंगे सर। कौन सा इफेक्ट है ये? सर। कैसे कैसे याद करोगे? सर ने ही पढ़ाया था, देखो हम ही पढ़ाएंगे 11th में तुम्हें इसको। तो इसका नाम है सर, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में रुकावट बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर, लॉन पेयर कह रहा कोई तो हमें ले जाओ, और ये कह रहा भाई तू प्लेन में नहीं, अब कहां से ले ले। ये समझ में आया? अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहां पर एक चीज डेवलप होती है, उसका नाम है उप्स। उप्स बोले तो आउट ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर। मजे ही मजे, आउट ऑफ प्लेन सिस्टम या स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से रज्जो प्राप्त नहीं होता, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर नहीं बनेगा। गेम समझ में आ गया? नोट कर ले। इस लॉन पेयर की वजह से कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो सब कर रहे होंगे खेल, उनकी कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब गेम समझ में आया? गेम भी समझ में आ रहा होगा और गेम भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ना। सर हमारे स्कूल में ना पेपर चल रहा है सर, उसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है। अरे भाड़ में गया, आ रहा है तो क्या करूं भाई, मैं ये सब छोड़ के वो पढ़ाऊं क्या? नहीं, जब वो आएगा तो फिर तुम उसके लिए इसके लिए कहोगे। तो इसलिए जो आज चल रहा है ना उसको बढ़िया तरीके से देखो बेटा। ओवर द टाइम दिसंबर जाने के बाद तुम अपनी क्लास में राजा फील करोगे। तुम बोलोगे ये बच्चे गरीब बच्चे, इनको कुछ आता ही नहीं है, दिमाग की गरीब। राजा बनना है तो भैया पेन तो लेना पड़ेगा। चले आगे, आगे बढ़े देवित। कौन सा है? तू तो बनी नहीं अभी। अच्छा बस बात नहीं बच्चा, मेरे बातें नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहां से आज की क्लास एक्चुअल में शुरू होगी भाई। अभी तक सब मजाक चल रहा था, अब जो है अब यहां से प्रोग्राम शुरू होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। अब मैं बताऊंगा आपको कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रज्जो के बारे में बात ऐसी कही जाती है कि रज्जो किसके साथ ज्यादा स्टेबल है? रज्जो सबसे ज्यादा स्टेबल है न्यूट्रल आदमी के साथ। बहुत ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा कंपाउंड के अंदर न्यूट्रलिटी होगी एज कंपेयर टू चार्ज वन, चार्ज वाला आदमी उछल कूद ज्यादा करता है, वैसे कुछ नहीं होता।
चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल है कौन बेटा जी? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन का मीनिंग समझा दो सर। चार्ज सेपरेशन का मीनिंग बड़ा सिंपल है सर, कि मान लीजिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, कुछ होगा आगे चल के, है ना। और अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या है? यहां पर प्लस है और दूर जाके कहीं कोई माइनस है। इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? जो पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक है, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। ठीक है ना। और मान लो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव अगर होता तो ये रिपल्शन बहुत तगड़ा होता। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो चाहिए दूर दूर, समझ रहे हो ना, सेम चार्ज चाहिए दूर और अपोजिट चार्ज चाहिए क्या बेटा? गेम समझ में आ गया? आसान भी है और बेसिक भी है। फंडामेंटली ये बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज के केस में। तीसरा जो रूल होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंस ऐसा है, अगर तेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो दैट मस्ट बी एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट नेगेटिव। क्या बोला मैंने? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अच्छी तरह होल्ड करता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मैंने तुमसे बोला पॉजिटिव चार्ज तो आप बोलना चाहिए यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर नहीं समझ में आया है सर, अभी समझाता हूं। मैंने तुझसे बोला बेटा एक स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, विच वन इज मोर स्टेबल? एक स्ट्रक्चर में कार्बन पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, विच वन इज मोर स्टेबल? बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। शब्द समझ में आ रहे हैं? आसान है और बेसिक है भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। अंतिम पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो इन सभी पॉइंट्स का राजा है, जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं, कहां से पढ़ाया? ऑक्टेट रूल। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टेट रूल। जहां ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्स होगी। अगर कहीं कोई ऐसा, ये राजा है, ये राजा, और राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। अगर कहीं ऑक्टेट आ जाए और कहीं ईएन आ जाए, ऑक्टेट इज डोमिनेटिंग। और थोड़ा नहीं, बहुत बहुत डोमिनेटिंग। आई बात समझ में? मतलब टक्कर में नहीं है ईएन इसके। ऑक्टेट रूल की स्टेबिलिटी मैक्स होती है सर। अब ऑक्टेट कैसे पहचानते हैं? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट बोलते हैं उसको। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नोट करिए कहानी। अमन यादव, दक्ष पॉल, ध्रुव, दिव्यांशा, कार्तिक, माधव, निखिल, प्रार्थना, प्रियांशु, रिधिमा, ऋषभ, साक्षी, सिद्धार्थ, सुहाना, दिशा, वैष्णवी, वरुण, वत्सल, कुणाल। करो ये इंपॉर्टेंट क्लास बेटा जी, बहुत ध्यान से इसको कीजिए। काफी सारे बच्चों के इसमें डाउट आ रहे थे इस टॉपिक में, उनके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। देखने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर बस सवाल देखोगे और बोलोगे मजाक हुआ ये तो। ठीक है, बस क्लास के अंतिम छोर तक पहुंचने दे मुझे। ऑक्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। केस कोई दूसरा बन रहा होगा वहां पर, ऐसा नहीं है कि वो उस समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई होगी। सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़े बेटा। बस बेटा एक बात सुनना। बेटा किसी ने पूछा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सभी प्रायोरिटी है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल है या फिर चार्ज है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पे देखेंगे जी क्या चार्ज सेपरेशन कम है या ज्यादा है। आपने देखना है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव जितना नजदीक है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर दोनों ही चार्ज है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, और फोर्थ नंबर पे आता है कि कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लग रहा है और ऑक्टेट भी लग रहा है तो देन ऑक्टेट इज डोमिनेटिंग। अभी समझा, सवाल जब तक करोगे नहीं ना तब तक आइडिया लगेगा नहीं। भैया देखो 5-6 स्लाइड है, कृपया करके मुझे पढ़ाने दो, बड़े ही इंपॉर्टेंट है भैया। सी पहला न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, ये चार्ज और ये भी चार्ज, एक नेगेटिव एक ही नेगेटिव,
ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव। ठीक है जी, यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां कार्बन पर नेगेटिव है और पॉजिटिव है, पर नजदीक है ये दोनों, पाई पाई बॉन्ड बराबर है, तो ऑब्वियस है सेकंड इज मोर स्टेबल। यहां आ जा, ये एक नेगेटिव यहां है और एक यहां है, सुन ले। यहां लॉन पेयर और नेगेटिव 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 पास हो गए, लॉन पेयर इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन पेयर ना, तो यहां तो रिपल्शन है और ये दूर दूर है भाई। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। सर पहला वाला सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन सीख गया नहीं सीख गया, नोट करो। स्ट्रक्चर बने हुए आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी इनकी, जल्दी कीजिए। बेटा बस, बेटा बस, बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बातें नहीं। चलिए मैं मान रहा हूं ये आप लोग घर पे नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन बेटा कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बताने वाला बच्चा अति से प्रिय बच्चा, 100% कहता हूं कि मैं 100% कहता हूं कि 99% बच्चा गलत होगा इसका आंसर देने में। कह रही है अब रुको, अब जो मेरा आंसर हो रहा होगा उसका अपोजिट आंसर आएगा है। बेटा कार्बन पर प्लस है, ऑक्सीजन पर प्लस है। पहली बार में बच्चा देख के क्या कहता है इसका आंसर, लेकिन पहला वाला आंसर नहीं है इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ ऑक्टेट देखो, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है सर इसके पास। यहाँ देख सब में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट जहां पूरा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाड़ में गया ईएन रूल, कौन जीत जाता है यहाँ पर? ऑक्टेट रूल। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। सच बताओ, ये क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है। इस सवाल में बच्चा फंसता है पहली बारी में, इसको अच्छा बच्चा ही निकालेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नो, 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के ऑक्टेट क्या है बेटा? पूरे हैं। अब इन दोनों के ऑक्टेट के बाद देखना है कि ऑक्सीजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा अच्छे से रहता है। तो भैया यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन, तो पहला, फिर थर्ड, और लास्टली वी हैव सेकंड। बेटा ये सभी का ठीक होगा। नेक्स्ट, अब देखो लिखाई मत करो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यहाँ क्या काम करें सर? यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन पॉजिटिव है, सबके ऑक्टेट पूरे हुए हैं, सबके ऑक्टेट पूरे हैं। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, सबका ऑक्टेट पूरा है। लॉन पेयर भी तो होगा, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं ना बेटा, तो यहाँ तो सबके ऑक्टेट पूरे हैं सर। अब सर प्लस देख लेते हैं, प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर है। तो जनरली बच्चा ये समझता है कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बन वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या है? सेकंड वाला। और यहाँ पर एक लगभग ये अकेला ही सवाल है जहां पर ये बात कही जाती है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इस केस के अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब इसके पास एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है। इसके पास एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है बेटा? ज्यादा है। पूछो। ऐसा नहीं होता कि हमेशा उसको माइनस चार्ज बोल दो, अगर उसके आगे कॉन्जुगेशन कंडीशन है तब फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर गए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये आप कह सकते हो। चलें भैया आगे मूव करें। तो अच्छा सवाल था भाई, मेरी नज़र में बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन। एक टर्म आती है जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी, सुन ले, रेजोनेंस एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ई। रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट आर ई, सुन ले। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है उस बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया ये बेंजीन नाम की चीज होती है, बेंजीन। अब बेंजीन के तो 5 स्ट्रक्चर बनते हैं घुमा घुमा के। मैं कह रहा हूं एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना लिया मैंने और एक ये वाला बना लिया, हो सकता है बीच में और भी हो, अपन को उससे मतलब नहीं है अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि बीच में गोला सा बना देते हैं हम लोग, और जनरली ये यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
इसका नाम है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। और मैंने पहले बोला है रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब भैया एक बात समझो और समझाओ मुझे, ये एनर्जी का एक डायग्राम मैंने बना लिया, यहां पर एनर्जी मैंने डिनोट कर दी, यहां रिएक्शन के कोऑर्डिनेट है, यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है नीचे वो बनाया हाइब्रिड वाला, और ऊपर भाई साहब मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो कौन से वाले बना रहा हूं बेटा जी, इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन कैनोनिकल, ऑल्सो नोन केक्यूल, केक्यूल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। आई बात समझ, जो बात ना पता हो मतलब समझ लो रेजोनेंस से आंसर आएगा। अब भैया इनकी एनर्जी ज्यादा और हाइब्रिड वाले की एनर्जी क्या है, कम। अब इनके जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मैं क्यों बता रहा हूं ये कहानी, क्योंकि ये पेपर में आपके पूछी जाएगी सीबीएसई वाले में, 2 नंबर की 1 नंबर की। वो पूछेगा आप लोगों से डिफाइन रेजोनेटिंग रेजोनेंस एनर्जी, एक्सप्लेन विद ए सूटेबल एग्जांपल। तो आप क्या काम करना, जो सर ने लिखा है ना बिल्कुल सेम लिख देना। आप क्या काम करोगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर दिखा दो, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, 5 आए, 5 में भी जो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कैसे पता लगेगा, वही उन्हीं ऑर्डर से ऑक्टेट वक्टेट निकाल के, जो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के जो एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी गैप का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट द एनर्जी गैप बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अंग्रेजी में लिख देता हूं, रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी गैप, it is the energy gap between most stable resonating structure and resonating hybrid structure। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो गेम समझ में आ गया? आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आसानी से बातें समझ में आ गई है भाई। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, अगर कुछ भी ऐसा होता है कहीं भी आपको लगता है जहां जान माल का हानि हो रही, मुझसे उम्मीद ना कर, मैं सबसे पहले भागूंगा। अपने चुपचाप निकल लो, जो भी आपके, मैं बाहर मिलूंगा जो मिल गया, ठीक है। क्योंकि भाई जो जान, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, एक पुरानी कहानी बताई है ना, वो जब पढ़ा रहा था मैं तो बता रखी है ना। सुनो 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 सुनो, तो भैया एनर्जी गैप, दोनों बातों का समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सुनो, काम की बात सुन ले, अरे काम की बात सुनो। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ऑब्वियस बात है। सी, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, कितना ज्यादा कॉन्जुगेशन है इस बात पर भी डिपेंड करता है, और प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? क्वांटिटी क्या बोल रहा हूं मैं, सुन ले, सुन सुन। कहीं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कहीं 2 ही बन रहे हैं, लेकिन जो 2 बन रहे हैं ना उनमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, लेकिन जो 5 बन रहे हैं ना उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो रूल तो ये कहता है जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ आके ये बात फेल हो जाती है, क्योंकि वहां भले ही वो क्वांटिटी में 5 हो, लेकिन ये क्वालिटी में 2 भी उन 5 से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी जो है क्वालिटी पर हावी नहीं हो रही। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि क्वालिटी इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर द क्वांटिटी। तुम शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि वहां जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन पे आ रहा है, और यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बेटा जी, ऑक्सीजन। इसीलिए जो एसिटिक एसिड होता है, 12th वाला कोई बच्चा सुनेगा तो समझे इस बात को, एसिटिक एसिड CH3CO नेगेटिव, उसका जो रेजोनेंस होता है वो 2 ही होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। चलो, अभी कुल मैंने जो बोला वो 11th क्लास के बच्चों को सुनने की आवश्यकता नहीं थी, समझने की आवश्यकता नहीं थी, अभी बस नोट कर लें इसको स्पीड में। अब मैं
सबसे धुरंधर क्वेश्चंस पर आ चुका हूं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से। अच्छा नोट तो तुम कर ही नहीं रहे ना, सुनो, शाबाश, ऐसे बच्चे होने चाहिए। अच्छा एक बात बता दूं तुम्हें, जैसे जो बेंजीन है, जो बेंजीन है ना, बेंजीन, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है? इस बेंजीन भाई की जो रेजोनेंस एनर्जी है ना, वो 151 रुपए का कन्यादान है, किलोजूल पर मोल। क्या बोला मैंने? 151 रुपए का कन्यादान है इसकी रेजोनेंस एनर्जी, और अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब कभी भी कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, सी मैंने बोला बेटा जी एक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है और आपको बोला हुआ है, दिशा ध्यान से सुन, रेजोनेंस एनर्जी, क्या बोला हुआ है बेटा जी? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसके अंदर होगी? बेंजीन के अंदर। क्यों सर? एरोमेटिक हो रहा है। एरोमेटिक में ना केवल कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी है, हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है। हक्कल रूल हो रहा है तो भैया आंख बंद करके सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसी की होगी। तो सर सबसे पहले नंबर पे सी आ गया जी। उसके बाद अब ये एक पाई, दो पाई, तीन पाई, बहुत बढ़िया लीनियर कॉन्जुगेशन है। यहां भी लीनियर है लेकिन दो पाई के साथ, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर यहां देखना सर, यहां एक तो ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, पाई भी तीन है, लेकिन इस कॉन्जुगेशन का नाम है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या नाम है इसका? क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन का नाम क्या है बेटा? लीनियर कॉन्जुगेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, सुनो एक ट्रिक याद करनी है, सुनो एक ट्रिक याद रखनी है। साइकिल, साइकिल लो क्रॉस वाली। पहले क्या होता था, गर्ल्स के लिए एक साइकिल आती थी, उसमें बीच में वो डंडा नहीं होता था, है ना, उसको बोलते थे क्रॉस साइकिल। हाँ उसका नाम था क्रॉस साइकिल भाई। तो साइकिल लो क्रॉस वाली, यानी कि सबसे पहले साइक्लिक इज डोमिनेटिंग, देन कौन बेटा जी? लीनियर, और उसके बाद कौन बेटा? क्रॉस। कुछ केसेस में क्रॉस डोमिनेट करता है, लेकिन वो इक्का दुक्का केसेस हैं, ठीक है ना। वो कैसे केसेस है बेटा? इक्का दुक्का। तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी बेटा? सी की, इस पर्टिकुलर केस में। उसके बाद क्रॉस पे जाऊंगा, लीनियर, सर लीनियर। अब लीनियर के बाद ये तीन है और ये तीन है, वो दो है, सर ऑब्वियस है, फिर तो क्रॉस आएगा सर। और उसके बाद फिर लास्ट वाले लीनियर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऑर्डर समझ में आ गया हो तो नीचे देखेंगे सभी। सर इस केस में क्या करें? सर देखो बहुत सिंपल सी एक बात समझो, आप इसका कॉन्जुगेशन बनाओगे ना तो यहां घूम के क्या आ जाएगा? नेगेटिव। आप देखो ना, इसको आगे, इसको आगे, इसको आगे, तो नेगेटिव। यहां देखोगे तो सर यहां पर कंजुगेशन पॉसिबिलिटी दो है, एक बार इधर घूम जाए, इधर घूम जाए, इधर घूम गया तो यहां नेगेटिव, इधर घूम गया तो यहां नेगेटिव, दो दो पे नेगेटिव बन सकता है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। यहां आ जाओ सर, यहां तो ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है सर, यहां आ जाओ सर, यहां भी बन सकता है। और दो दो एक ऑक्सीजन है। सी जहां दो ऑक्सीजन है उसकी तुलना किसी से हो सकती है? अब बचा एक ऑक्सीजन, यहां एक और ये दो, और ये लीनियर है और वो क्रॉस है, तो इसका मतलब लीनियर डोमिनेट कर जाएगा किस पर बेटा जी? क्रॉस पर। और ये तो भैया ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इसको लास्ट में रख दो। मैं जानता हूं इसमें अभी आप समझते हुए ऐसा समझ रहा है कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। जिस बच्चे ने अपना धैर्य खोया ना इन सवालों पर, ऐसा डूबेगा पता नहीं लगेगा। अगर जानना चाहते हो ना आज तुम्हारे सर ने क्या पढ़ा, घर पे जाना, MS चौहान नाम की एक किताब है, मॉरिशन बॉयड नाम की एक किताब है, भाल एंड भाल नाम की एक किताब है, जाके उसमें रेजोनेंस के सवाल पढ़ना, फील हो जाएगा आप लोगों को, हाँ कुछ सीखे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले नहीं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो। सर ये ना एरोमेटिक हो रहा है, देखो 1 2 3, 3 पाई मतलब एरोमेटिक, तो सर खत्म हो गया, पहला बी सबसे ज्यादा होगा। अब देखेंगे सभी, सर यहां ऐसे जा रहा है सर, क्रॉस में मार रहा है सर कॉन्जुगेशन, यहां लीनियर कॉन्जुगेशन है सर, यहां तो सर नेगेटिव सिग्मा सिग्मा आ गया सर, यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है सर, यहां हो सकता है कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब ये हो गया सर, सबसे पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां, सर यहां सबसे पहले सर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बन सकता है सर, ये आगे घूमेगा, आगे घूम के ऑक्सीजन को नेगेटिव बना देगा सर, सी सबसे ज्यादा। उसके बाद सर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर तो सर यहां भी बन सकता है, ये क्रॉस बनना था, वो नॉर्मल वाला बनना था, तो इसका मतलब सर सब इसके बाद ए। सर यहां तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, ये तो जीरो रेजोनेंस एनर्जी होगी इसकी, तो इसके बाद कौन आ जाएगा? डी, और लास्टली वी हैव बी। कष्ट हुआ है? समझ में आ गया? आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। इन सभी के अंदर मैं रेजोनेंस एनर्जी को पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, एक बेस है, नाम है फ्यूरन बेस, एक है थायोफिन, एक है पायरोल, एक है बेंजीन। इन सब में सबसे ज्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो बेंजीन की होगी। क्यों? सर यहाँ कार्बन है सर, कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है सर।
आसानी से बॉन्ड घूम जाएंगे अंदर ही अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लॉन पेयर को होल्ड करने के लिए ना नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कर रही है, खींच रही है उसको, आगे जाने नहीं दे रही। यहाँ सल्फर एटम है, थोड़ी सी कम खींच रही होगी। यहाँ ऑक्सीजन वो तो खींच के ही बैठ जाएगी, बोला यहाँ से भाग के निकाल, ठीक है, तो उसको लिए दिक्कत होगी। तो सबसे ज्यादा हो गया डी, उसके बाद कौन होगा बेटा जी बी, उसके बाद कौन होगा सी, और उसके बाद क्या होगा ए। ये नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसका बड़ा रूप जब आप आगे हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा यहाँ साइज डोमिनेट करता है। तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, आराम से वो घुमा लेता है। ये बात शायद मैंने कल भी कल परसों पढ़ाते हुए बोली होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, यहां आ जाओ, सुनो सुनो सर, यहां रेजोनेंस एनर्जी कैसे चेक करें। आप ये देखो कितनी बेंजीन है, एक यहां पर एक और एक दो। आप भाई एक बात बताओ, एक परिवार के अंदर कितनी एनर्जी है पता लगाने के लिए क्या केवल पिताजी की सैलरी देखी जाएगी क्या? अगर किसी की मदर फादर दोनों वर्किंग है तो टोटल देखी जाएगी ना भाई, देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी। इसका मतलब सर यहाँ एक बेंजीन है जिसकी 151 होती है, यहाँ कितनी है बेटा दो है तो मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ कितनी है सर, यहाँ एक बेंजीन पूरी दिखाई दे रही है। अच्छा कुछ तेजस्वी बच्चे होते हैं वो एक बेंजीन यहाँ मान लेंगे और एक यहाँ मान लेंगे। भाई ये पाई बॉन्ड है, ये एक में भले ही दोनों में शेयर हो रहा है लेकिन बेंजीन के बराबर एनर्जी तो एक ही प्रोड्यूस करेगा ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और यहाँ ऐसा। अब मुझे खुद बताना आप लोग, सबसे ज्यादा जो एनर्जी पाई जाएगी वो कहाँ पाई जाएगी? बी। उसके बाद कहाँ पाई जाएगी सर? सी। उसके बाद डी। उसके बाद कहीं जाके। अरे वाह बेटे शाबाश, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे लॉजिकल बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा मतलब आप रेजोनेंस एनर्जी सीखे। नेक्स्ट प्यारा सवाल, क्या काम करना है? अच्छा सुनो, इस सवाल को देखते ही सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी कहां होगी बताओ? शाबाश, ये गेम समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे समझ में आया या नहीं आया? तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलेगी आपको? डी में। अब इसके बाद देखो आप लोग बेंजीन, अरे सुन लो, बेंजीन रिंग कहां कहां बननी है? एक रिंग तो ये रही, और तो कोई नहीं है। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक है बस, और यहां तो हो गया आंसर। अब बताओ जरा सर, साफ साफ पता लग रहा है सर, इसके बाद बी और इन दोनों में ए। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन ज्यादा है सर, वहां कॉन्जुगेशन ब्रेक है सर। अरे समझ में आया है नहीं आया? अब देखने वाले को पता नहीं कितना मुश्किल सवाल लगेगा, लेकिन भैया समझने वाले के लिए तो कप ऑफ टी है, कुछ भी नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाओ इधर आओ, ये है बेंजीन, ये है नेफ्थलीन, ये है एंथ्रासिन, ये है फ्रेंथ्रीन। सी। इस केस में देखो आपसे पूछा रेजोनेंस एनर्जी, सबसे पहला काम बेंजीन देखेंगे जी। एक आपने देखा जी, एक आपने देखा जी, एक आपने देखा जी, एक आपने देखा जी, एक। कौन खत्म बच्चा कह रहा है इसको काउंट नहीं करूंगा? मैं इसको अगर यहां लगा के ऐसे लगा देता तब काउंट नहीं करता? दोनों में शेयर कर रहा है ना, तो एक का मैंने काउंट कर लिया। यस और नो? अरे यस और नो? अगर ये बात समझ में आ गई है बेटा जी, अब बहुत ध्यान से देख, इधर देख, इधर देख। तो सबसे ज्यादा किसका होगा जल्दी बता? सर रेजोनेंस एनर्जी जो सबसे ज्यादा होगी वो होगी डी की। अरे सबसे ज्यादा किसकी होगी? डी की, क्योंकि 2 पाई। इसके बाद सर, इसके बाद होगी इसकी, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है। सही है। अब अगला सवाल सुनो जो इस बार जेईई एडवांस ने पूछा। उन्होंने पूछा रेजोनेंस एनर्जी बाय रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के बेसिस पे बता दो। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अब ये सवाल बन चुका बड़ा। भाई साहब यहां कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय कितने रिंग पर डिस्पर्स है बेटा? 1। यहां आ जाओ, यहां कितने? 1 2 3 4 5, 5 बोले तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स बाय 2 रिंग। यहां आ जाओ, यहां 1 2 3, यहां आ रहे बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स बाय द थर्ड। यहां आ जाओ सर, यहां भी 14 आ रहे हैं, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स बाय थर्ड। सी। सर देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 6। तो रेजोनेंस एनर्जी पर यूनिट रिंग का जो आंसर है वो पहला ए है। अब इसके बाद सर, इसके बाद यहां सर 5 आ रहा है सर, ऑब्वियस है सर, यहां बी आ जाएगा। अब इन दोनों में फंस गए, अब किसको ज्यादा दे भैया? पर यूनिट रिंग वाला केस। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो सुनो सुनो, ये जो ऊपर जो रिंग होती है ना, जैसे एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है, बेटा इसका जो सरफेस है वो बड़ा है। एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है, एक रिंग इसके ऊपर है, तो इसका सरफेस क्या मिलेगा? कम। तो इसकी जो रिंग साइज होगा वो क्या होगा? छोटा। तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर ऑफ रिंग है ना वो 3 ना होके थोड़ा सा 3 से कम होता है, और 3 से कम होने का मतलब वैल्यू का ज्यादा होना, और वैल्यू का ज्यादा होने का मतलब डी, और फिर इसके बाद पल्ले पढ़ा नहीं पढ़ा। मैं जानता हूं थोड़े कटु शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, लेकिन सीखोगे तो दहाड़ोगे बेटा,
बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया? डेटा क्रिस्टल क्लियर है? क्या मैं मानकर चलूं मैंने रेजोनेंस समझा दिया? आधा हुआ है, अभी एक टॉपिक और है इसमें, ठीक है, जिसका नाम है प्लस आर और माइनस आर, जिसका नाम है मीजोमेरिक, जिसका नाम है प्लस एम और माइनस एम। अब जाके अपने सवाल देख ले, ठीक है। कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।